नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में आपका स्वागत है। 10 जुलाई है आज। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, द लाइट ऑफ एशिया बुक है। द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई, बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा बी, जयराम रमेश जी के द्वारा जो है यह बुक लिखी गई। कौन है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। जयराम रमेश द्वारा लिखित लाइट ऑफ एशिया बुक एक नई बुक है, बुद्ध पर है और महाकाव्य है, यानी कविता के रूप में यह बुक है। रमेश जो हैं वो क्या हैं, लेखक, संसद सदस्य रहे हुए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे कांग्रेस पार्टी से। सर एडविन आर्नोल्ड का महाकाव्य क्या, कौन सा, 1889 में द लाइट ऑफ एशिया के पीछे आकर्षक कहानी को सामने लाने के लिए इस किताब में जो है गहन अध्ययन किया गया और दुनिया को प्रभावित करा था इस बुक ने। तो किसके द्वारा लिखी गई, जयराम रमेश। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र मैरीटाइम आर्बिट्रेरी सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया। इसका सही उत्तर होगा ए, गांधीनगर में यह जो सेंटर है वो स्थापित किया गया। क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय ने गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र की स्थापना करने के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के समझौता जो है MOU पर हस्ताक्षर किए। GIMAC क्या है, समुद्री और शिपिंग क्षेत्र में से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता कार्यवाही का प्रबंधन करने वाला भारत का अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यानी समुद्री और शिपिंग क्षेत्र में अगर कोई विवाद हो जाता है कंपनीज के बीच, उसकी मध्यस्थता यानी उसकी कार्रवाई करने का काम करेगा GIMAC। कहाँ पर खोला गया है ये गुजरात के गांधीनगर सिटी में। वैसे तो भारत में 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र हैं, हालांकि उनमें से कोई भी विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगर समुद्री क्षेत्र की सुनवाई करनी होती है तो भारत को सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में जो है जाना पड़ता है। विचार समुद्री और शिपिंग विवाद जो हैं उन पर केंद्रित एक विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र बनाने का विचार है, जो भारत में परिचालन करने वाली संस्थाओं के बीच वाणिज्यिक और वित्तीय संघर्षों को हल करने में मदद करेगा। यानी गांधीनगर में जो है यह पहला केंद्र खोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला अंडर वाटर टनल एक्वेरियम जो है किस स्टेशन पर खोला गया। फ्रेश वाटर का टनल एक्वेरियम, बताइए किस स्टेशन पर खोला गया। इसका सही उत्तर होगा डी, बेंगलुरु स्टेशन पर जो है यह एक्वेरियम खोला गया। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का दूसरा नाम क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन नाम से जाना जाता है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया जहां पर गतिशील मीठे पानी की सुरंग एक्वेरियम खोला गया है, अंडरग्राउंड एक्वेरियम। अत्याधुनिक एक्वेरियम को भारतीय रेलवे स्टेशनों के विकास सहयोग लिमिटेड द्वारा HNI एक्वेरियम किंगडम के सहयोग से जो है बनाया गया। एक्वेरियम जो है अमेजन नदी की अवधारणा पर आधारित है और 12 फीट लंबा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्पर्श योजना, स्पर्श स्कीम जो है वो लॉन्च की हाल ही में, बताइए किस मंत्रालय ने की। इसका सही उत्तर होगा सी, रक्षा मंत्रालय ने यह योजना स्टार्ट की। क्या है यह योजना, इसके बारे में अगर हम पढ़ें। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पेंशन की स्वीकृति और संवितरण के संचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली लागू की। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा किए बिना जो पेंशन को सीधे पेंशन भोगियों के बैंक खाते में जमा करने का काम करेगी। यह योजना रक्षा मंत्रालय की योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजोन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में खोला है, लॉन्च किया है। पहला डिजिटल केंद्र अमेजोन का बना सूरत में, बी आंसर होगा। अमेजन ने भारत में पहला
डिजिटल सूरत जो केंद्र है सूरत गुजरात में लॉन्च किया। अमेजन डिजिटल केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री कौन? विजय रूपाणी जी ने किया। अमेजन के डिजिटल केंद्र ऐसे केंद्र हैं जो MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में भी जो है जानकारी प्रदान करने का अवसर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किस मंत्रालय के तहत लोक उद्यम विभाग जो है वो लाने का फैसला किया? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज अब किस मिनिस्ट्री के अंडर होगा? बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होगा। इससे पहले कहाँ था ये भी पढ़ते हैं हम। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, लोक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के तहत लाने का फैसला किया। DPE जो पहले था वो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था। भविष्य में विनिवेश योजनाओं के संबंध में समन्वय को आसान बनाने के लिए इसे वित्त मंत्री के अधीन किया गया। अब इसको शामिल करने के बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में है टोटल 6 विभाग हो गए हैं। कौन कौन से? एक तो यही है DPE, अन्य 5 विभाग हैं आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। ये 5 और ये 6, छठा अब ऐड हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म जो है बनाने का प्रस्ताव रखा? OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य में बनेगा? बताइए। OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब है, वैसे ही केरल जो है वो खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाएगा। केरल सरकार ने अपने खुद का ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव दिया। राज्य सरकार ने इसे 1 नवंबर तक लॉन्च करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग स्पेस में ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ प्रस्तावित प्रयास क्या है उनका? एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप, न कि राजस्व बनाना या कोई और फाइनेंस से रिलेटेड उनका फ़ायदा करना। एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप है ताकि उस पर वो कल्चरल प्रोग्राम्स दिखा सकें। तो किसने बनाया? केरल सरकार ने बनाने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न, किस भारतीय नौसेना जहाज ने यानी INS ने इतालवी नौसेना यानी इटालियन नेवी के साथ जो है अभ्यास किया, अभ्यास में भाग लिया? इनमें से किसने? इसका सही उत्तर होगा INS तबर ने। INS तबर TABAR ने हाल ही में इतालियन नेवी के साथ भाग लिया। भारतीय नौसेना पोत INS तबर ने हाल ही में इतालवी नौसेना के फ्रंट लाइन फ्रीगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। कहाँ पर हुआ ये? यह भूमध्य सागर में हुआ और भूमध्य सागर में भी इटली के नेपल्स बंदरगाह में यह जो है अभ्यास हुआ। निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्री 2021 जो है उसकी मेजबानी की? ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स 2021। इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, भारत ने यह मेजबानी की। यह भी हाल ही में न्यूज़ में था बहुत। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता कौन? स्टेन स्वामी, सतन स्वामी जो है इनका हाल ही में निधन हो गया। इन पर किस अधिनियम के तहत मामला दर्ज था? यह पुलिस कस्टडी में थे और इनका निधन हो गया। इनमें से कौन सा अधिनियम इन पर लगा था? इसका सही उत्तर होगा ए, UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो है इन पर लागू था। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 के अत्यधिक पारगम्य कप्पा जो है कप्पा वेरिएंट जो है कोविड-19 का वो इसका पहला जो है केस है किस स्टेट में देखा गया? इनमें से इसका सही उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है यह इसके फर्स्ट केसेस देखे गए, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जीका वायरस को लेकर है। जीका वायरस हाल ही में न्यूज़ में था, हमें सही कथन का चुनना है। यह दिन में सक्रिय रहने वाले एडिस मच्छर जैसे कि ए एल्बोपिक्टस से फैलता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, तमिलनाडु में हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? इसका सही उत्तर होगा ए, केवल पहली स्टेटमेंट। जी हाँ, यह दिन में सक्रिय रहने वाले
एडिस मच्छर, एडिस मच्छर जिससे डेंगू भी फैलता है, एडिस मच्छर, एडिस एजिप्टी भी, एडिस एजिप्टी एक नाम है और ए एल्बोपिक्टस भी दूसरा नाम है। ये 2 तरह के मच्छर हैं, इनसे यह फैलता है जीका वायरस। और तमिलनाडु में नहीं, केरल में, केरल में जो है इसका पहला मामला सामने आया है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय गोल्फर ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई किया, बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा डी, उदयन माने ने। उदयन माने ने जो है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया। कौन है ये? भारतीय गोल्फर, यानी गोल्फ खेलते हैं। ये दूसरे हैं ऐसे क्वालिफाई करने वाले। आप कमेंट करके बताइए पहले कौन है। भारतीय गोल्फर हैं एक, उनके साथ ये जाएंगे, यानी पहले नंबर पर भी कोई आया है। आप कमेंट करके यह ज़रूर बताइए। एक और प्रश्न है, जो जैस्मीन, एक मिनट, जैस्मीन जो फ्लावर है वो हाल ही में न्यूज़ में था, वो एक्सपोर्ट किया गया और उसे जीआई टैग प्राप्त है। वो बताइए किस स्टेट को प्राप्त है, और वो जैस्मीन फ्लावर है वो उस स्टेट के एक खास जगह में उगाया जाता है। बताइए किस जगह में उगाया जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।